आज का टॉपिक है, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे वेग नियम या वेग समीकरण, रेट लॉ और रेट इक्वेशन। तो चलिए बगैर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं वेग नियम या वेग समीकरण किसको कहते हैं। इसका परिभाषा है अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, वेग नियम कहते हैं अभिकारक के सांद्रण के पदों में, सिर्फ अभिकारक, अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। अब किसी खास इक्वेशन के लिए लगाते हैं हम लोग वेग नियम या वेग समीकरण। जैसे एक इक्वेशन है NO2 प्लस F2 अभिक्रिया करके बनाता है NO2F। अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं। और वेग नियम या वेग समीकरण को समझने से पहले फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया का नियम। इसकी खोज की थी गुलबर्ग और वागे ने। उन्होंने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है वह अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, जिसको आप लोग कहते हैं मोलरता, उसके समानुपाती होता है। लेकिन वह नियम जो है कुछ समय तक ही रहा, बाद में वह नियम गलत साबित हो गया। कुछ खास समीकरण तक वह नियम सही था, लेकिन आगे चल के वह जो है बहुत सारे समीकरणों पर, बहुत ज़्यादा इक्वेशन पर वह लागू नहीं हुआ, तो उसका नियम गलत हो गया। उस हिसाब से देखें तो अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक आपका है NO2 और F2, तो R लिख सकते हैं। वेग नियम में रेट को R लिखा हमने। यह समानुपाती होना चाहिए NO2 का कंसंट्रेशन, और चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो पावर 2 यानी नंबर ऑफ मोल गुना F2, और चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसलिए पावर हो गया 1। ठीक, या इसको थोड़ा सा और अच्छा करें, आप क्या कीजिए, समानुपाती का चिन्ह हटाइए, कांस्टेंट दीजिएगा। हमने यहाँ दिया कांस्टेंट के NO2 का कंसंट्रेशन और F2 का कंसंट्रेशन। यह मान लिखा कैसे हमने, यहाँ पर थ्योरी देखा, एक हमने इक्वेशन देखा, उस हिसाब से लिख दिया। यानी ये वाला मान आपका क्या है, सैद्धांतिक, बाय थ्योरेटिकल। लेकिन वेग नियम या वेग समीकरण जो है वह सैद्धांतिक मान नहीं है, बल्कि प्रायोगिक मान है। तो जो प्रयोग से पता चला है उसको भी लिख देते हैं। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक जो है एक आंकड़ा दिया गया कि R समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 गुना कंसंट्रेशन ऑफ F2। और अच्छा करते हैं, R बराबर हो गया K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और कंसंट्रेशन ऑफ F2। सवाल ये है कि ये वाला सही है थ्योरेटिकल वैल्यू कि प्रैक्टिकल वैल्यू। तो हमने कहा था गुलबर्ग और वागे का नियम है कि सक्रिय द्रव्यमान यानी मोलर सांद्रण यानी मोलरता का यह क्या होता है, समानुपाती। लेकिन वह नियम कुछ खास समीकरणों तक ही सीमित था, बाद में जो समीकरण आए उस पर यह लागू नहीं हुआ, बहुत सारे इक्वेशन पे। तो ये जो आप थ्योरेटिकल मान लिखे हैं ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और ये वाला जो लिखे हैं प्रैक्टिकल,
ये वाला आपका क्या है, सही हो गया। अब है कि तब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि वेग नियम या वेग समीकरण जो है सैद्धांतिक मान नहीं है बल्कि एक प्रायोगिक मान है। वेग नियम या वेग समीकरण, ध्यान रखिएगा आगे के लिए, वेग नियम या वेग समीकरण एक सैद्धांतिक मान नहीं है बल्कि प्रायोगिक मान है। तो एक सामान्य अभिक्रिया के लिए मान लो एक सामान्य अभिक्रिया है कुछ इस प्रकार से, ए और बी जो है अभिकारक है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोटी ए और छोटी बी है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इट में भी 1, 2, 3 मोल कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इसका जो है रेट लॉ कैसे डिफाइन होगा जब इसमें नंबर ऑफ मोल ए और बी यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी है। तो हम लिख सकते हैं और समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर m गुना कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर n। तो कहिएगा सर लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो a है, आपने लिखा है m, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है b, लेकिन आपने लिखा है n। तो यह जो है आप थ्योरी देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना पावर होगा, वह डिपेंड करेगा प्रायोगिक मान पर, एक्सपेरिमेंटल डिफाइन होगा। तो एक्सपेरिमेंटल तो कहिएगा क्या सब पॉसिबल है मान, तो इसका जो है मान पूर्णांक भी पॉसिबल है, 1, 2, शून्य भी पॉसिबल है, बटे में भी पॉसिबल है, और इसका मान निगेटिव में भी पॉसिबल है। वो जो है फिर रिपीट कर रहे हैं, वह डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे कि आप एक्सपेरिमेंट से क्या लाए हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये बराबर हो भी सकता है, ये बराबर नहीं भी हो सकता है। b जो है n के मान के बराबर भी हो सकता है, n के मान के बराबर नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे कि आप एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोग से किस प्रकार का मान यहाँ पर रखें। और एक बात, वैसे आगे जाके ये बात आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। ये जो आपका इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट, a पे पावर m गुना b पे पावर n, ठीक है। ये आपका जो k है उसको कहेंगे रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। क्या कहेंगे इसको? रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक, हिंदी भी लिख देते हैं वेग स्थिरांक। और यदि इसी में ये जो आप रेट लॉ लिखे हैं यहाँ पर a का पावर लिखे m और b का पावर लिखे n, यानी कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर m और b कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर n, ये दोनों यदि पावर को आप जोड़ देते हैं तो आपका वो जो है कहला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर जितना हो m यहाँ पर है, कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर कितना है n, ये दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो वह क्या कहला जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, समझ गए यहाँ तक में? फिर से बता रहे हैं, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है, और यह जो है एक प्रायोगिक मान है। दुनिया में ऐसा थ्योरी नहीं बना है जो यह बता दे कि यह पार्टिकुलर जो है कोई खास रिएक्शन है, इसका रेट लॉ थ्योरी के माध्यम से कैसे डिफाइन होगा। वह हमेशा डिफाइंड होता है प्रायोगिक मान से, एक्सपेरिमेंट से डिफाइन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतारिए फिर आगे बताएंगे। ठीक, यहाँ से उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, या तो यदि आप लिखते हुए जा रहे हैं तो लिखते हुए जो है इसको उतार लेना है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। फाइनली अभी आपने देखा वेग नियम या वेग समीकरण क्या है। एक खास अभिक्रिया है a और b जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है a और b, लेकिन जो रेट इक्वेशन या रेट लॉ डिफाइन होता है
इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह मान क्या होगा वो प्रैक्टिकली डिपेंड होगा। अब समझिए आके, यानी जिसको आपने कहा था रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। अब थोड़ा सा वेग स्थिरांक की परिभाषा डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि वेग स्थिरांक या के कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं ये आपका वेग नियम है, R बराबर के ए पे पावर m गुना बी पे पावर n। मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों कितना है, 1 मोलर। सांद्रता कितनी है, 1 मोलर। इस केस में हो जाएगा R के 1 पे पावर m गुना बी पे पावर 1 पे पावर n। तो फाइनली R बराबर क्या हो गया, k। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यदि वेग समीकरण में प्रयुक्त, लिखिए साथ साथ, यदि वेग समीकरण में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो, प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो, तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। फाइनली परिभाषा हो गया, के का परिभाषा हो गया, वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक के, प्रत्येक अभिकारक के सांद्रण इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। फाइनली R किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। ठीक है, तो K बराबर हो गया वेग समीकरण में प्रयुक्त। ये आपका वेग समीकरण है, R बराबर K ए पे पावर m गुना बी पे पावर n। तो यदि दोनों का कंसंट्रेशन हम इकाई माने, R फाइनली किसके बराबर हो जाता है, K। इसलिए हमने लिखा वेग समीकरण में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो, अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है, R बराबर K। अब देखते हैं कि K का क्या विशेषता होता है। देखिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, जैसे कहने को तो यह रेट कांस्टेंट, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, K की कुछ विशेषताएं जिसको सुनिए। प्रत्येक अभिक्रिया के, या इसको लिखिए जल्दी से, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए K का मान अलग अलग होता है। सवाल ये उठता है कि सर प्रत्येक अभिक्रिया के लिए K का मान क्यों अलग हुआ। यदि फाइनली यहाँ से K निकालना चाहें तो ये आपका कंसंट्रेशन का टर्म नीचे आ जाएगा, ये गुना के फॉर्म में रहेगा और भाग के फॉर्म होगा कि नहीं। क्या आप यह कह सकते हैं कि प्रत्येक अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण फिक्स होता है, तो अलग अलग अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण अलग अलग होगा, तो निश्चित रूप से K का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, नंबर एक बात पहले क्या बोले कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए K का मान क्या होता है, अलग अलग। दूसरी बात, यदि K का मान बढ़ा दिया जाए या K का मान जितना अधिक हो, तो R और K में समानुपाती का संबंध है। तो यदि K का मान जितना अधिक होगा, R का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दोनों में समानुपाती का संबंध। नंबर तीसरा बात, यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो K का मान बढ़ेगा, लेकिन प्रत्येक अभिक्रिया का एक विशिष्ट गुण यह भी है कि आप ताप को बढ़ाते जाइए, लेकिन एक खास ताप पर जो है K का मान या अभिक्रिया का वेग जो है वह कांस्टेंट हो जाता है। यह अभिक्रिया का विशिष्ट गुण है। तीन बात। नंबर चौथी बात, कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके लिए K का मान जो है कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। ये टर्म आपका जो कंसंट्रेशन का है उस पर यह निर्भर नहीं करता है, बल्कि ताप पर निर्भर करता है। सवाल उठता है कि कैसे अभिक्रिया में कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यदि हम K का मान निकालना चाहें तो K बराबर हो गया R बटा कंसंट्रेशन ऑफ A बटा कंसंट्रेशन ऑफ B। तो बहुत सारा अभिक्रिया नहीं कहा जा सकती, कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी हैं जब जो है K
के का मान वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यह अभिक्रिया का एक विशिष्ट गुण है। तो के की 4 विशेषताएं बोला हमने। पहले बोले प्रत्येक अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा बात बोला के का मान जितना अधिक होता है उतना ही जो है आर का मान अधिक होता है। तीसरा बात ताप बढ़ाने के बाद के का मान बढ़ता है और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर इसका मान स्थिर हो जाता है। चौथा बात कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, ध्यान रखिए इस बात को, आगे काम देगा। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके लिए के का मान कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के, ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है यूनिट ऑफ के। आर बराबर फाइनली हो गया था के ठीक है, हाँ, m प्लस n, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे आएगा टर्म, लेकिन अभी ही जान लीजिए m प्लस n को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। सांद्रण पद के घात के योगफल को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। m प्लस n क्या है, सांद्रण पदों के घातों का योगफल, घात पावर। ये आगे टॉपिक आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सांद्रण पदों के घातों के योगफल को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अभिक्रिया की कोटि। चलिए अब लिखते हैं यूनिट ऑफ के। बहुत सवाल आता है इस पे, यूनिट ऑफ के। के बराबर हो गया आर अपॉन के, इधर सबको भेजे, ए पे पावर m गुना बी पे पावर n। ठीक है, चलिए ए पे पावर m गुना बी पे पावर n। चलिए आर का हमने कल बताया था यूनिट, बताए थे मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, याद है सबको, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, बट ये आपका टर्म क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है, तो इसका हो गया मोल लीटर, मोल प्रति लीटर, इसका भी होगा, ये भी कंसंट्रेशन का टर्म है। पावर कितना हो गया m, गुना ये आपका टर्म क्या है, ये भी कंसंट्रेशन का है, मोल पर लीटर, पावर कितना हो गया n। फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं तो ये है, एक है, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो इसको यदि हल करें तो हमने कहा है कि समान यदि पद हो तो आप क्या कीजिएगा, गुना में पावर को जोड़ देते हैं और भाग में पावर को क्या करते हैं, घटाव कर देते हैं। फाइनली हो गया मोल प्रति लीटर एक घटाव m प्लस n और सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर देखिए मोल प्रति लीटर है, पावर एक है, यहाँ पर मोल प्रति लीटर, यहाँ पर मोल प्रति लीटर, ये गुना है, तो फॉर्म में पावर को जोड़ेंगे और यह ऊपर जाएगा तो यह किसका फॉर्म आएगा, घटाव का फॉर्म। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम लिख लेते हैं तब, अच्छा m प्लस n को मान लेते हैं x, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तत्काल क्या मान के चले हैं, x मान के चले हैं। तो फाइनली हो गया मोल लीटर 1 माइनस x सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब ये x जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, इसका मान शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका वह शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, माइनस
यानी ऋणात्मक मान भी हो सकता है। ठीक, इसके हिसाब से जैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा उस हिसाब से जो है अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो है इसका यूनिट होगा के का यूनिट। तो के का फाइनली यूनिट क्या है? मोल प्रति लीटर 1 - x सेकेंड इनवर्स। इसको उतार लीजिए। फिर यहाँ पर x का मान 0 भी रखेंगे, पूर्णांक भी रखेंगे, भिन्नांक रख के भी देखेंगे और नेगेटिव मान रख के भी देखेंगे आखिर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। यूनिट ऑफ के। फाइनली क्या देखा आपने? यूनिट ऑफ के बराबर होता है मोल प्रति लीटर 1 - x सेकेंड इनवर्स। x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए कुछ इसका मान रखते हैं। x का मान रखा हमने 0। जब शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 रखा हमने, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो k बराबर हो जाएगा मोल प्रति लीटर 1 - 0। x का मान 0 रखा है, x का मान 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मान है? 0 सेकेंड इनवर्स। 1 घटा 0 वही हो गया मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, या हो गया मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, x का मान 1 रखते हैं। इस पर बहुत बार सवाल लगाया है, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, x का मान 1 यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, के बराबर हो गया मोल लीटर 1 घटा x, 1 घटा 1 सेकेंड इनवर्स। 1 घटा 1 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 1 गुना सेकेंड इनवर्स। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी x बराबर 1 पे k का यूनिट क्या होता है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती, बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा x बराबर 1 पर k का मान होता है सेकेंड इनवर्स। k का मान क्या होता है? सेकेंड इनवर्स, या टाइम इनवर्स भी एक साल आया था बिहार बोर्ड। ठीक, चलिए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी x का मान रखते हैं -1, ऋणात्मक मान रखते हैं। ठीक है, तो यदि ऋणात्मक मान रखते हैं तो k बराबर हो गया मोल प्रति लीटर 1 - x सेकेंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर 1 - -1, 1 माइनस प्लस मोल लीटर, इसका मान हो गया पावर 2 सेकेंड इनवर्स, मोल स्क्वायर लीटर पे पावर -2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जो है आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिएगा उस हिसाब से जो है के का यूनिट होता है। के यूनिट से भी आप पकड़ सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन हो रहा है, 0 ऑर्डर का हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का हो रहा है, कि नेगेटिव ऑर्डर का रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अब जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इससे संबंधित ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर जो है कुछ न्यूमेरिकल लिख देंगे। ठीक, चलिए उतार लीजिए, इसको पॉज करके उतार लीजिए। चलिए इस पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम कर देते हैं। मान लेते हैं एक इक्वेशन है 2a + b और बना रहा है कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चूँकि बड़ा रिएक्शन है, बहुत हल्का होता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है 2a + b और उधर जाके कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, और क्वेश्चन ये कह रहा है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, लिखते जाइए साथ साथ, 2 है तथा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है। तो पहला कह रहा है क्वेश्चन कि वेग नियम लिखिए, पहला क्वेश्चन है वेग नियम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है
एक का सांद्रण, तो मतलब सिर्फ एक का सांद्रण दुगुना करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना गुना होगा। तीसरा क्वेश्चन है ए तथा बी दोनों का सांद्रण तिगुना करने पर वेग क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है यदि, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यदि बर्तन का आयतन, जिस बर्तन में भी क्या हो रहा है, तिगुना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो है सॉल्व करने में बहुत आसान है। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आपकी किताब में है। 2a + b और उधर जाके प्रोडक्ट हो रहा है, तो कहिएगा सर प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेग नियम या वेग समीकरण में प्रोडक्ट का कहीं कोई यूज नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है तब b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है। तो पहला क्या लिखना है, वेग नियम। दूसरा लिखना a का सांद्रण दुगुना करने पर वेग का प्रभाव। तीसरा करा a तथा b दोनों का सांद्रण तिगुना कर देंगे। चौथा है बर्तन का आयतन तिगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन का वेग नियम, हमने कहा है अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण। R समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका कोटि कितना है 2 गुना कंसंट्रेशन ऑफ B, कोटि कितना है -1। लिखेंगे R बराबर K A² B पे पावर -1। पहला समझने में कोई दिक्कत, R समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका कोटि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखे हम, मान रहे हैं कि मिल गया, लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिपेंड नहीं करता। B और इसका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। ठीक है, चलिए पहला हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा A का सांद्रण दुगुना कर देते, तो नया वाला जो रेट होगा उसको R1 लिखा हमने, बराबर हो जाएगा K। अब कंसंट्रेशन 2A का स्क्वायर गुना B पे पावर -1। B के कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ A का कंसंट्रेशन दुगुना कर रहा है। तो हो गया R1 बराबर K 2 का स्क्वायर 4 A² गुना B पे पावर -1। ठीक है, चलिए R1 बटा R कर देते हैं। R1 आपका कितना है K गुना 4 A² B पे पावर -1। R आपका शुरुआत में क्या निकला है K A का स्क्वायर गुना B पे पावर -1, कट गया। R1 बराबर हो गया 4 गुना R। लेंदी लग रहा है कटाने के बाद, वैसे सोचिए आप ना, K कट गया, इसी दोनों में देखिए, दोनों में तुलना करके K कट गया, A² से A² कट गया, B पे पावर -1 से B पे पावर -1 बच गया, बचा क्या 4। तो नया वाला जो वेग है इसको R1 माने थे, पहले वाले वेग का कितना गुना हो गया 4 गुना। तीसरा सवाल जो है आप खुद से बनाइएगा, चौथा सवाल हम बता रहे हैं, इसको उतार लीजिए। तीसरा सवाल सबको कमेंट बॉक्स में लिखेगा और बना के लाएगा, नहीं बनेगा तो फिर जो है जब हम अगला लेक्चर लगाएंगे इसको बना देंगे। तीसरा सवाल आपको खुद से करना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल है यदि बर्तन का आयतन तिगुना कर दिया जाए। चलिए ये तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि बर्तन का आयतन तिगुना करने पर। हमने कहा कि ये कंसंट्रेशन का जो टर्म है वो वास्तव में क्या है, मोलरता है। तो मोलरता में आप पढ़े हैं N/V नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम।
प्रति लीटर ऑफ वॉल्यूम, यानी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब मोलरता बराबर होता है n/v। m और v में कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती का। वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, निश्चित रूप से मोलरता यानी कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। ठीक, वॉल्यूम आपका 3 गुना कर दिया गया तो कंसंट्रेशन जो है वो आपका कितना होगा? m का 1/3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली शुरू वाला वेग था कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर R बराबर था K A पे पावर 2 गुना B पे पावर -1। चौथा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। नया वाला इसको R2 मान लेते हैं, K तो रहेगा लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वह कितना गुना? 3 हो जाएगा, और B का कंसंट्रेशन भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए R2 लिख रहे हैं बराबर के A² 3 का स्क्वायर 9 गुना B पे पावर -1 3 पे पावर -1। ठीक है, R2 बराबर हो गया के 3 A² गुना B पे पावर -3। 3 को लिख सकते हैं, सॉरी 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 2 गुना 3 का स्क्वायर -1, तो गुना है पावर जुट गया 2 घटा 1 हो गया 1 3 पे पावर 1। R2 बराबर हो गया के A पे पावर 2 गुना B पे पावर -3/3। ये दोनों को फिर जो है R2 कर लीजिएगा, इसको R2/R1 कीजिएगा, R2/R कीजिएगा तो आपका हो जाएगा आंसर 1/3, यानी फाइनली R2 बराबर जो नया वाला आपका जो वेग होगा पहले वाले वेग का 1/3 गुना, यानी पहले वाले वेग का 3 भाग हो जाएगा, यानी वेग आपका घट जाएगा। ठीक है, चलिए उधार लीजिए इसको, फिर जो है एक सवाल और करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल देखिए, इसमें उससे जस्ट उल्टा आंकड़ा दिया है। क्या आंकड़ा है? एक अभिक्रिया है 2A + B और कोई प्रोडक्ट बना है। इस अभिक्रिया के लिए जब A का सांद्रण दुगुना किया जाए तो वेग दुगुना होता है, और A और B दोनों का सांद्रण दुगुना होगा तो वेग 8 गुना हो जाता है। तो आपको निकालना है वेग नियम, और दूसरा क्या कहता है? अभिक्रिया की कोटि। तो वेग नियम, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो वेग नियम कहता है R बराबर A पे पावर m गुना B पे पावर n। अभी आपको पता नहीं है कि A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है। हमने मान लिया A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि m है और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? n है। चलिए अब जो आंकड़ा दिया उसके सहायता से जब A का सांद्रण दुगुना किया जाए तो वेग दुगुना होता है। चलिए पहला आंकड़ा से, A का सांद्रण दुगुना करने पर जो R है, वेग है, वह कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। हम लिख सकते हैं 2R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A को दुगुना कीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। फिर दूसरा आंकड़ा क्या है? A और B दोनों का सांद्रण क्या करना है? दुगुना। तो वेग कितना होगा? दुगुना। A तथा B का सांद्रण दुगुना करने पर A का सांद्रण भी दुगुना, B का भी सांद्रण, तो जो R है वह कितना गुना है? 8। A का सांद्रण दुगुना और B का सांद्रण भी 2 गुना। समीकरण 3। ठीक है, अब जब तक हमको m और n नहीं निकलेगा तो कभी वेग नियम निकल सकता है? वेग नियम में तो हमको m और n देखना पड़ेगा, 1 है कि 2 है कि -1 पूर्णांक है। ठीक, हम पहले क्या करते हैं? समीकरण 2/1, क्योंकि लग रहा है एक टर्म क्या है? कटने वाला है।
एक टर्म क्या है, कटने वाला। हमने किया समीकरण 2 भागा समीकरण 1। ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से भाग, राइट साइड को राइट साइड से भाग। ये आपका टर्म कट गया, आर कट गया, ए पे पावर एम, ए पे पावर एम। यहाँ पर बचा 2, यहाँ बचा 2 पे पावर एम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो फाइनली m बराबर कितना हो गया, 1। देख लीजिए ध्यान से, क्या किया हमने, समीकरण 2 भागा समीकरण 1। समीकरण 2 में जो बायां पक्ष है उसको बायां से भाग कर दिया, 2r को r से भाग कर दिया, और यहाँ पर 2a पे पावर m को हमने a पे पावर m से भाग कर दिया, और यहाँ पर b पे पावर n और b पे पावर n को हमने भाग कर दिया। ये वाला टर्म पूरा कट गया। ये वाला टर्म देखिए, वास्तव में 2a पे पावर जो m है, 2 पे भी पावर m है और a पर भी पावर m है। a पावर m कट गया, 2 पे पावर m बच गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 पे कुछ नहीं पावर 1 है। तो हमने फाइनली जब जानते हैं आधार आपका जो है सेम है, तो जो पावर होता है वह भी सेम होगा। m बराबर फाइनली कितना हो गया, 1। चलिए अब जो है हमको n के सापेक्ष n का मान निकालेंगे, तो फाइनली हमको पता चल जाएगा वेग नियम क्या है। करेंगे फिर एक बार समीकरण 3 भागा समीकरण 1। अब अपने से वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, कोई जरूरी है नहीं मेरा आशा रखने का, ठीक है, आप कर सकते थे। तो समीकरण 3 यहाँ देखिए 8r r, पहले क्या कीजिए, बायां पक्ष को बायां पक्ष से भाग दे दीजिए। ठीक है, दे दिया भाग। दाहिना पक्ष 2a पे पावर m है गुना b पे पावर 2b पे पावर बटा, ये वाला टर्म क्या है, a पे पावर m गुना b पे पावर n। कोई दिक्कत, आर कट गया, 8 बचा है। यहाँ है 2m गुना a पे पावर m, a पे पावर m कट गया, यहाँ बचा 2 पे पावर n, यहाँ b पे पावर n, b पे पावर n बच गया, बचा 2 पे पावर n। m का मान 1 रखते हैं, 8 को 2 के पद में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर n। तो फाइनली 2 पे पावर 3 बराबर हो गया 2 पे पावर 1 प्लस n। तो फाइनली 1 प्लस n बराबर 3, n बराबर 2। तो a के सापेक्ष माने थे m कोटि, b के सापेक्ष माने थे n। फाइनली दोनों m और n का मान निकल गया, तो फाइनली रेट बराबर हो गया a पे पावर m था यानी 1 गुना b पे पावर n था 2। पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल इसी में कहता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहले भी बता चुके हैं हम कि ये जो सांद्रण पद है इसका घात जोड़ दीजिए, पावर जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 3, 1 जोड़ 2 सांद्रण पद का घात का योगफल क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों सवाल बन गया आपका, वेग नियम भी हो गया, अभिक्रिया की कोटि भी हो गई। इस टाइप का आपके किताब में बहुत सारा सवाल है, इसको बना लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आज ही जो है या जब आप ये देखें वीडियो, उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में उस फोटो को डाल दीजिएगा, क्वेश्चन को, या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा सवाल है आपकी किताब में भी, और यदि विभिन्न पब्लिकेशन का पढ़ते हैं तो उसमें तो होगा ही, एनसीईआरटी में भी है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या और टाइप का सवाल होगा तो कल हमसे पूछ लीजिएगा। कल बताएंगे अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। कल क्या स्टार्ट करेंगे, अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, धन्यवाद।